नमस्कार। आज हम फूल गोभी की कल्टीवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासों में हमने टमाटर और बैंगन की खेती के बारे में अध्ययन किया। फूल गोभी एक वर्ग है, कॉलीफ्लावर जिसका जो भी एक सदस्य इसका, इसको फूल गोभी कुलबी या ब्रेसिका कुलबी बोलते हैं। और इस वर्ग में अनेक प्रकार की सब्जियां आती है, जिसमें फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, केल है, ब्रुसल्स है, स्प्राउट्स है, आदि प्रकार की ब्रोकली आदि का विकास इस पत्ता गोभी के रूप में, जंगली पत्ता गोभी के रूप में हुआ। ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस से माना जाता है, इस कारण इसे कोलक्रॉप्स कहते हैं। पात गोभी जो कोलवोर्ट होती है उस शब्द से कोलक्रॉप्स कहलाती है, जिसमें पत्ता गोभी, गांठ गोभी और फूल गोभी आती है। इसमें सभी गोभी वर्गीय फसलें जिसकी जो ब्रेसिकेसी फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली में आती है। तो इसकी पहली कल्टीवेशन है फूल गोभी या कॉलीफ्लावर, जिसका वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्रिटिस। ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्रिटिस, और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो भूमध्य सागर के आसपास का स्थान है। और इसके जो क्रोमोजोम नंबर है 2n बराबर 18 और 36 है। कॉलीफ्लावर शब्द ग्रीक भाषा के कॉलिस एवं फ्लोरिस शब्दों से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ फूलने वाली पात गोभी होता है। इसका उपयोग सब्जियों अचार के रूप में होता है। नरम पत्तियों का भी साग के रूप में उपयोग करते हैं। इस समय इसका सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। सर्वाधिक उत्पादन इसका पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद बिहार है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि राज्य इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। देश में 2016-17 में 4.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 84.99 मेट्रिक टन इसका उत्पादन हुआ है। अब इसकी जो किस्में, फूल गोभी की किस्में, अब इसकी जो फूल गोभी के किस्में हैं वो तापमान के लिए संवेदनशील होती है। यदि इन्हें अनुकूल मौसम में न लगाया जावे तो उपज विपरीत रूप में प्रभावित होती है। इसलिए किस्मों का वर्गीकरण भी तैयार होने के समय अनुसार करते हैं, यानी जब फूल गोभी खेत में तैयार हो जाती है उसके हिसाब से इसकी वैरायटियों को क्लासिफाइड किया गया या बंटवारा किया गया है। जिसमें जैसे इसमें दिख रहा है स्लाइड पे आपको, सितंबर में तैयार होने वाली ऐसी जातियाँ जो सितंबर में तैयार होती है, जैसे अर्ली कुंवारी, काशी कुंवारी आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस की जाती है काशी कुंवारी। पंत गोभी 2, पंत गोभी 4, पूसा गोभी 3, पूसा कांति, पूसा अर्ली सिंथेटिक, अर्ली हिमीकरण आदि। अक्टूबर में तैयार होने वाली किस्में हैं पूसा दीपाली, पूसा कार्तिकी, पूसा मेघना। और नवंबर में तैयार होने वाली किस्में हैं IIHR 101 और 106, इम्प्रूव्ड जापानीज, पंत गोभी 3, सिंथेटिक किस्म, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा अगनी, पूसा शरद इसार 1। दिसंबर में तैयार होने वाली किस्में हैं पंत सुब्रा, पूसा हिम ज्योति। दिसंबर में जैसे पाला शुरू हो जाता है, कम तापमान रहता है, तो उसी के हिसाब से ये जातियाँ होती है पंत सुब्रा, पूसा हिम ज्योति। यह कम तापमान वाले क्षेत्र के लिए होती है। पूसा शुभ्रा, पूसा सिंथेटिक D96। और जनवरी फरवरी में भी तैयार होने वाली किस्में, यानी देरी से किस्में वाली दानिया, पूसा स्नोबॉल 1 व 2, स्नोबॉल 16, पूसा स्नोबॉल एवं KT 25। फूल गोभी की विभिन्न किस्में तापमान के लिए अति संवेदनशील होती है। इसके अतिरिक्त पंजाब जायंट 35 तथा ऊटी1 भी उत्पादन हेतु उपलब्ध है। अब स्व-विरूपक किस्में, फूल गोभी की फसल में सामान्यतः विवर्णीकरण ब्लांच्ड किया जाता है, जिससे फूल सफ़ेद रंग के प्राप्त होते हैं। पूसा स्नोबॉल K1 तथा पूसा स्नोबॉल 1 में विवर्णीकरण की आवश्यकता नहीं होती। जलवायु संबंधी जो इसकी आवश्यकता है, फूल गोभी जलवायु की आवश्यकताओं के लिए अति संवेदनशील है। अधिकांश किस्मों के लिए अनुकूलतम तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तर प्रदेश में ये 35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी उगाई जाती है। फूल गोभी के पौधों की वृद्धि की 2 दशाएं होती है। पहली दशा अर्थात वानस्पतिक अवस्था में पौधे वृद्धि करते हैं, वानस्पतिक भाग वृद्धि करता है, और दूसरी दशा उत्पादक प्रावस्था में फूल, गांठ, कर्ड का निर्माण होता है। फूल गोभी का जो फूल होता है उसको कर्ड, CURD, कर्ड के नाम से जाना जाता है।
कड़ का निर्माण होता है। और तापमान इन दोनों दशाओं को प्रभावित करता है, यानी तापमान का कम ज़्यादा होना कड़ को भी प्रभावित करता है और वानस्पतिक वृद्धि को भी प्रभावित करता है। निर्धारित तापमान से भी उच्च तापमान होने की दशा में पौधा या तो केवल वानस्पतिक वृद्धि करता है, और यदि उत्पादक प्रावस्था पर आता है तो फूल बहुत छोटा एवं ढीला बनता है। उपयुक्त तापमान पर फूल धीरे धीरे बढ़कर गठा हुआ बनता है। बहुत कम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बहुत सी किस्मों के पौधों की वर्धन शिकाएँ मर जाती है, यानी जो ग्रोथ होती है वो मर जाती है, जिससे कि फूल का निर्माण नहीं होता है उसमें। भूमि और उसकी तैयारी के लिए फूल गोभी की किसी भी प्रकार की जीवांश युक्त अच्छे जल निकास वाली भूमि में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अधिकतम उत्पादन के लिए इसका pH मान 5.5 से 6 के बीच अनुकूल माना जाता है। अब इसकी जो बोवाई है फूल गोभी की, इसकी रोपनी तैयार करते हैं, यानी नर्सरी तैयार करते हैं। जैसा पहले बताया, टमाटर, बैंगन, मिर्च और फूल गोभी और लहसुन, प्याज, इनकी पौध तैयार की जाती है। तो गोभी वर्गीय फसलों को डैम्पिंग ऑफ रोग से बचाने के लिए, जो कि नर्सरी अवस्था में काफ़ी बड़ी मात्रा में लगाया जाता है, तो नर्सरी की मिट्टी को जीवाणु विहीनीकरण करते हैं, यानी स्टरलाइजेशन करते हैं। और इससे बचाव के लिए मृदा और बीज दोनों का उपचार करना पड़ता है, यानी सोइल का भी ट्रीटमेंट करते हैं और बीज का भी उपचारित करके बोते हैं। फूल गोभी की पौध को भूमि में 5 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में तैयार करते हैं। अगेती किस्मों को मध्य मई में जून के अंत तक, तथा मध्यकालीन किस्मों को जुलाई अगस्त में, और पछेती को सितंबर अक्टूबर तक बोते हैं। अगेती फसल के लिए 600 से 700 ग्राम, मध्यकालीन और पछेती फसल के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज को पंक्तियों में बोते हैं, जिनकी दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। अब इस तरह से टमाटर की जैसे पौध तैयार करते हैं, पौध तैयार करने में जो सावधानियां बरतते हैं उन सारी को रखते हुए हम इसमें पौध तैयार होगी। अब अगेती जब इसकी ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे, अगेती फसल में 5-6 सप्ताह व पछेती में 3-4 सप्ताह पुरानी पौध का रोपण करते हैं। साधारणतया अगेती फसल में पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और मिड और लेट वैरायटियों की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। इसमें जहाँ खाद और उर्वरक का देना, विभिन्न मिट्टियों की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हो, यानी सोइल टेस्टिंग करा करके उसमें न्यूट्रिएंट्स की स्थिति कैसी है, उसके बाद उसमें खाद और उर्वरक को रिकमेंडेड करते हैं। तो गोबर की खाद या कंपोस्ट 200 क्विंटल जो रोपाई के 3 सप्ताह पहले खेत में दे देंगे। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 300 किलोग्राम, ये भी रोपाई के 2 दिन पूर्व खेत में छिड़काव वो मिट्टी में मिला देंगे। सुपर फास्फेट 300 किलोग्राम और म्यूरेटा पोटाश 100 किलोग्राम। यूरिया 150 किलोग्राम रोपाई के 5 से 6 सप्ताह बाद 2-3 बार में देंगे। यानी यूरिया एक इस तरह का फर्टिलाइज़र है जो जल्दी पौधों को मिल जाता है, इसलिए इसको 2-3 बार में देंगे ताकि फसल के काम में आ सकते। कुछ मिट्टियों में बोरान मोलिब्डेनम नामक तत्व या तो कम होते हैं या अप्राप्त दशा में होते हैं, जिसके कारण फूल गोभी की जो फूलों में है वो भूरापन आ जाना, विप्टेल नामक रोग का हो जाना, ये हो जाते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए, भूरा गलन या विप्टेल से बचने के लिए बोरोन की और मोलिब्डेनम की कमी की दशा में सुआगा यानी बोरेक्स बोरान 10 से 15 किलोग्राम तथा मोलिब्डेनम की कमी से एमोनियम मोलिब्डेनेट 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। सिंचाई अगेती फसल को प्रारंभ में 5-6 दिन के अंतर पर और मध्यकालीन में पछेती को 10 से 15 दिन के अंतर पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं। फूल गोभी की जड़ें उथली होती है, अतः निराई गुड़ाई हल्की ही करते हैं। कभी कभी वर्षा ऋतु में पौधों की उथली जड़ों पर मिट्टी हट जाती है, जिससे पौधे लगाने के 4 से 5 सप्ताह बाद जड़ों पर अर्थिंग अप यानी हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे कि पौधा सीधा खड़ा रहे, गिरे नहीं इधर उधर। तो ये क्रिया भी एक फूल गोभी में आवश्यक होती है। ये अर्ली वैरायटियों में ज़्यादा होती है, जो जून जुलाई वाली तैयार होने वाली होती है, उसमें भी ये प्राय देखने में आता है। ब्लांचिंग, फूल गोभी में फूल डंडी में विवर्णीकरण को ब्लांचिंग कहते हैं। कर्ड का जो होता है, इसकी अगेती किस्मों के फूल बिल्कुल सफ़ेद और मध्यकालीन तथा पछेती के हल्के पीले होते हैं। यानी जो अर्ली वैरायटी हैं उनके फूल बिल्कुल सफ़ेद होंगे और बाद के हल्के पीले होते हैं। वृद्धि की आरंभिक अवस्था में फूल पत्तों से ढका रहता है। जो आप देखेंगे इसके फूल गोभी के पौधे को, तो जो कर्ड बनता है वो शुरू में पत्तियों से अपने आप ही ढका होता है, परंतु बाद में जब फूल का आकार बढ़ता जाता है तो ये प्रकाश के सीधे संपर्क में आ जाता है, जिससे उसका रंग गहरा एवं स्वाद कड़वा हो जाता है। इससे बचाव के लिए या तो बाहरी पत्तियों को
फूल के ऊपर लगाकर रबड़ का छल्ला लगा देते हैं, या फिर एक बड़ा सा पत्ता तोड़कर फूल के ऊपर रख देते हैं। पूसा स्नोबॉल K1 तथा पूसा स्नोबॉल 1 किस्मों में इसकी आवश्यकता नहीं रहती, यानी 2 ऐसी जातियाँ हैं जिसमें ब्लांचिंग की क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती है। फूल के इसकी हार्वेस्टिंग कब करेंगे? फूल के ठीक आकार ग्रहण कर लेने पर कटाई कर लेते हैं। फूल गोभी की औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, परंतु एक अच्छी फसल से 400 क्विंटल तक भी फूल मिल सकते हैं। एक मध्यम आकार का जब फूल आ जाता है वैरायटी के हिसाब से उसका आकार, तो उस समय तोड़ लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा फूल करने पर भी वो छितरा जाता है और कई बार उसकी बाज़ार में भी कीमत कम मिलती है। अब इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी कुछ देखने में आते हैं फूल गोभी में, जैसे खोखला तना, हेलो स्टेम। जब नाइट्रोजन की अधिकता से तना तेज़ी से ग्रोथ करता है और खोखले रह जाते हैं। पौधों का सघन रोपण व नाइट्रोजन का सही प्रयोग इस विकार को कम करता है, यानी पौधों का सही ढंग से लगाना चाहिए, सही समय पे लगाना चाहिए, सही रोपण करना चाहिए, नाइट्रोजन की जो मात्रा बताई जाती है उतनी ही देनी चाहिए। इसके अलावा 0.25% बोरेक्स के छिड़काव से भी इस विकार में कमी आती है, यानी हेलो स्टेम का हो जाना। दूसरा इसमें विकार होता है विप्टेल। मोलिब्डेनम की कमी से होने पर जो फूलगोभी की पत्तियां हैं वो तेज़ी से वृद्धि करती है और उसका फलक यानी बीज का जो मिड रिब होती है वो वृद्धि करती जाती है, और जो उसके पत्तियों के दोनों तरफ के फलक है उनकी वृद्धि कम हो जाती है, तो इसका आकार लंबे पट्टे जैसा हो जाता है। तो रोग की गंभीर दशाओं में केवल मध्य सिराई विकसित होती है, जिसके कारण इसका नाम विप्टेल पड़ा है। इसमें फूल बिक्री योग्य नहीं रहता। यह रोग अति अम्लीय है। pH मान 5.5 से कम की जो मिट्टियाँ होती है उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस दशा में मोलिब्डेनम अप्राप्त हो जाता है। यानी जब pH मान 5.5 से कम होता है तो भूमि में यदि मोलिब्डेनम उपलब्ध है तो भी वो पौधों को प्राप्त नहीं होता। ऐसे चूना मिलाने पर इसकी प्राप्तता बढ़ जाती है। 1 किलोग्राम एमोनियम या सोडियम मोलिब्डेनम को उर्वरक के साथ मिलाकर देने से यह रोग दूर होता है, विप्टेल। इसके बाद एक और विकार होता है इसमें, ब्राउन या रेड रोड। बोरोन नामक तत्व कम होने पर डंठल और फूल पर जल सक्सित वाटर शोक्ड ऐसे उभराव सा दिखता है। डंठल काला हो जाता है, खोखला हो जाता है और उसकी मज्जा में भूरा उत्तक्ष है। टिश्यूज में क्षरण होने लगता है। फल का स्वाद कड़वा हो जाता है। इसकी बचाव के लिए क्या करेंगे? बोरेक्स 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ एक और विकार देखा जाता है, बटनिंग, यानी सामान्यतः फूलों का छोटा रह जाना। इसमें सामान्य फूल डंडे के स्थान पर बहुत ही छोटे फूल बनते हैं, और इसका मुख्य कारण समय से पूर्व पौधे का वानस्पतिक प्रावस्था में उत्पादक चला जाता है, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी नहीं होती और उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हो जाती है, फूल का बनना। अगेती किस्मों को देरी से लगाना, मिट्टी में लवणों की अधिक सांद्रता का होना, खरपतवारों की अधिक वृद्धि भी इसके कारण होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी या कोई ऐसा अन्य कारण भी हो सकता है जिससे वानस्पतिक वृद्धि रुक जाए या कम हो जाए। इससे बचाव के लिए किस्मों को समय पर लगाना चाहिए और नाइट्रोजन की समय पर पूर्ति करना आवश्यक होता है। इसके अलावा एक होता है राइसीनेस, जिसमें फूल डंडी की सतह ढीली हो जाती है तथा छोटी सफ़ेद पुष्प कलिकाओं का निर्माण होता है। तीव्रता से घटने बढ़ने वाला तापमान, यानी जब तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव हो, प्रतिकूल तापमान, नाइट्रोजन की अधिक आपूर्ति इसको रोग को पैदा कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? उत्पादन काल के लिए उपयुक्त किस्मों का चुनाव करें। जैसा पहले शुरू में बताया आपको कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसी के हिसाब से वैरायटियों का चुनाव करें, और नाइट्रोजन की अनुकूल मात्रा देना भी अच्छा एक उपाय है। इसके अलावा एक होता है ब्लाइंडनेस। इस प्रकार के पौधों में जो टर्मिनल बड होती है इसकी शिका, वो पाला पड़ने से या कीट के आक्रमण से या कोई कल्चर प्रैक्टिसेस से वो डैमेज हो जाती है, जिससे पौधे का वानस्पतिक वृद्धि करता रहता है और वो फूल का निर्माण नहीं हो जाता, तो वो कहलाती है ब्लाइंडनेस। पत्ते बड़े बड़े, मोटे, भारी, गहरे रंग के हो जाएंगे और कभी कभी पौधों में कक्षस्थ कलिकाएँ पैदा हो सकती है, जिसमें कि विक्रय योग्य फूल नहीं बनते हैं, तो ये अंधता कहलाती है। इसके अलावा भी इसमें अन्य रोग, ये तो इसके डिसऑर्डर्स हो गए, कुछ अन्य रोग भी इसमें लगते हैं, जैसे डैम्पिंग हो, जिसका पहले की उसमें बता दिया आपको, उसकी तरह इसका पिछली कक्षाओं में। तो डैम्पिंग ऑफ सोलेनेसी में टमाटर, बैंगन, मिर्च और इसमें सब में लगता है, जिसका उसी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा ब्लैक रोट, और यह रोग जो ब्लैक रोट है, काला क्षय रोग जिसको कहते हैं, यह रोग
ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक फंगस के जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु के द्वारा, ध्यान रखना, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, सिराएँ काली पड़ जाती है, बाद में पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं और फूल नहीं बनते ऐसे में। इसके बचाव के लिए बीजों को 25 से 30 मिनट के लिए 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म पानी में डुबाने के बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक की दवा का 1 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 30 मिनट तक उपचारित करते हैं। दूसरा है फूल गांठ बनते समय यानी कर्ड फॉर्मेशन के समय स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोल का दवा का छिड़काव भी करते हैं। तो ये काला क्षय रोग भी नुकसान करता है। दूसरा रोग होता है इसमें क्लब रोट, CLUB, क्लब रूट, इसको जिस हिंदी में कहेंगे मुगदर मूल। ये भी प्लाज्मोडिफोरा ब्रिस्की नामक फफूंद से होता है। इस रोग में जड़ें फूलकर मुगदर नुमा हो जाती है। रोग की तीव्र दिशा में जड़ें जल की पूर्ति के लिए अक्षम हो जाती है, जिसके कारण ये रोग अम्लीय भूमि में अधिक होता है। अतः भूमि में चूना मिलाते हैं। पौधे रोपने के प्रत्येक छेद में 0.05% मर्क्यूरी क्लोराइड का 150 मिलीलीटर घोल डालने से इस रोग का आक्रमण नहीं होता। और तीसरा रोग होता है इसमें रूट नॉट। ये निमेटोड जनित रोग है, जैसा पिछली क्लासों में बताया आपको। और जड़ों पर गोलाकार एवं लंबी ग्रंथियां दिखाई पड़ती है। पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़कर लटक जाती है और पौधे में मुरझान, विल्टिंग शुरू हो जाती है। रोकथाम के लिए डाइक्लोरोफिनोक्सिड या डाइक्लोरोप्रोपिन, या ये तो पुराना हो गया, खैर इसकी जगह नीमागोन नाम का दवा का फ्यूमिगेशन करते हैं। खेत में नीम की खली भी मिलाने से लाभदायक सिद्ध हुआ है। लंबी अवधि के फसल चक्र को भी अपनाना चाहिए, यानी 16 इसकी कृषि फेरी की जो फसलें हैं उससे इसका क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। तो ये हो गया इसका रूट का। इसके अलावा एक होता है इसमें एक रोग होता है इसमें मूल ग्रंथि, रूट नॉट। यह भी निमेटोड जनित रोग है। जड़ों पर गोलाकार एवं लंबी ग्रंथियां दिखाई देती है और इसमें पत्तियां लटक जाती है, पौधे में मुरझान हो जाता है, जो पीछे है। अब इसके अलावा ये तो हो गए इसके रोग। अब इसमें कुछ कीड़े भी लगते हैं जो भी नुकसान करते हैं, जैसे एफिड नामक है ये लिपाफिस एरिशीमी, एक छोटा हल्के हरे रंग का कीट होता है जो पौधे की सभी नरम भागों को रस चूसता है और इसके लिए ऑक्सीडिमेटोन नाम की या मोनोक्रोटोफा नाम का छिड़काव करते हैं। एक कैबेज मैगट लगती है इसमें भी कीट के छोटे छोटे सफ़ेद रंग के गिडार पतली छोटी जड़ों पर आक्रमण करते हैं और बाद में मुख्य जड़ में पहुंच जाते हैं। पौधा मुरझाने लगता है और कभी कभी मर भी जाता है। इसके लिए क्विनोल्फास या क्लोरोपायरिफास नाम की दवा मिट्टी में मिलाते हैं। अब इसके अलावा जो इसका फूलगोभी की कल्टीवेशन में सीड प्रोडक्शन है, उत्तरी भारत के मैदानों में अगेती मध्यकालीन किस्मों के बीज पैदा किए जाते हैं। पछेती किस्मों के बीज केवल पहाड़ी स्थानों पर ही तैयार किए जाते हैं। फूल गोभी में बीज प्राप्त करने के लिए 3 विधियाँ काम में लाई जाती है। वैसे सामान्यतः इसका जो पर्वतीय प्रदेश है, तराई वाले इलाके, वहीं पर इसका सीड प्रोडक्शन होता है, जिसमें पौधों को उगाकर मूल स्थान पर छोड़ देना जहाँ ये फूलते और फलते हैं। पहली विधि, जहाँ पर पौधे उगाया वहीं पर छोड़ देना। दूसरी विधि में अच्छी तरह वृद्धि प्राप्त पौधों को उखाड़कर उसका पुनर्रोपण करना और दोबारा उसको लगा देंगे। और तीसरी विधि में पौधों को उगाने के मूल स्थान पर लगे रहने देना एवं उसके मध्य भाग की स्कूपिंग करना। अतः प्रमाणित बीज हेतु 1000 मीटर तथा आधार बीज हेतु 1600 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। अच्छी फसल में 400 किलोग्राम बीज मिल जाता है। इस तरह से इसका अब जो इसकी एक इम्पोर्टेंट है इसमें फूल गोभी में, भारत में इसकी 2 प्रकार के सेपरेट ग्रुप बनाए जाते हैं कॉलीफ्लावर के, जिसमें इंडियन और ट्रॉपिकल टाइप बोलते हैं इसको। एक तो इंडियन टाइप, दूसरा ट्रॉपिकल टाइप। और एंड द एनुअल टेम्परेचर टाइप स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, इसको स्नोबॉल टाइप भी बोलते हैं इसको। तो यह टेबल में दिख रहा है, इसके डिफरेंस क्या है दोनों में, यानी इंडियन टाइप में और यूरोपियन टाइप में क्या अंतर है। तो इंडियन टाइप में तो कैरेक्टर्स क्या है, हीट टॉलरेंट, यानी ये तापमान को सहन करने की शक्ति होती है। इसका कर्ड जो फॉर्मेशन है वो 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। एनुअल टाइप होती है, ये अर्ली होती है अगेती किस्म में। मोर वेरिएबिलिटी, विभिन्नता पाई जाती है इसमें। स्ट्रॉन्ग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है इसमें। कर्ड येलो विथ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, थोड़ा सा हल्का पीलापन लिया हुआ होता है।
शॉर्ट जुवेनाइल फेज यानी किशोर प्रावस्था कम होती है इसकी, और नो नीड ऑफ वर्नलाइजेशन बट रिक्वायर्स कोल्ड ट्रीटमेंट एट 10 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 6 वीक्स के लिए इसका कोल्ड ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये इंडियन टाइप का है डिफरेंस में। इसी में क्या होगा, यूरोपियन टाइप में नॉट टॉलरेंट, कर्ड फॉर्मेशन 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इधर होता है 20 से 27 डिग्री। ये एनुअल होती है, ये बाई एनुअल होती है, ये अर्ली होती है, ये लेट होती है। ये वेरिएबिलिटी इसमें मोर होती है, इसमें लेस वेरिएबिलिटी होती है। ये लेस और नॉन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है इसमें। कर्ड वाइट विथ माइल्ड फ्लेवर, जबकि इंडियन टाइप का कर्ड येलो था और फ्लेवर इसमें अच्छी थी, जबकि यूरोपियन टाइप में वाइट और माइल्ड फ्लेवर होती है। इसमें शॉर्ट जुवेनाइल फेज था, यूरोपियन टाइप में लॉन्ग जुवेनाइल फेज होता है। इसकी रिक्वायर वर्नलाइजेशन 60 डिग्री फॉर 8 से 10 दिन। तो ये इन दोनों का अंतर होता है, दोनों वैरायटियों का, ये भी ध्यान रखना होता है। तो आज का ये अपना टॉपिक कॉलीफ्लावर का। अब इसमें 3 कॉलीफ्लावर कॉल ग्रुप्स होता है, जिसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी की कल्टीवेशन की जाती है।